जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट 2024 की परीक्षा आपकी 7 जुलाई को है, यानी कि 7 जुलाई 2024 को सीटेट की आपकी जो परीक्षा होने वाली है साथियों, उसमें सीडीपी के यानी कि बाल विकास के 30 क्वेश्चन साथियों आएंगे। और मैंने यहां पर 100 क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से तैयार किए हैं साथियों, कंप्लीटली तौर से तैयार किए हैं, जिन 100 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप तैयार कर लोगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में साथियों सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में ऐसे सीडीपी के 100 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जिसमें पूरी सीडीपी को कवर किया गया है साथियों। मेरा मानना है कि कुछ नहीं 29 प्रश्नों की तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी क्लास से आप लोग देखेंगे। तो इस क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है और अपने सीटेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक प्रश्नों को आप लोग अवश्य देखिएगा। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे और एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर अगर बात करते देखिए कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए शैशवावस्था की अवधि के बारे में साथियों। जब हम बात करते हैं तो जन्म से लेकर यानी कि जन्म से शुरू हो जाती है शैशवावस्था की अवधि और लगभग 2 वर्षों तक चलती है। तो जिनका भी आंसर यहां पर 1 था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है, यानी कि कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है, तो मैं कहूंगा साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यानी कि जो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है, ये कौन सी अवस्था कहलाई जाती है? संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाई जाती है। और अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के क्वेश्चन की कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। देखिए, आप आने वाले समय में एक अध्यापक बनेंगे तो आप बताइए कि आप में कौन कौन सा इसमें से गुण होना चाहिए। बताइए कि आपके अंदर का अंतर्गत लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण वाला गुण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। विषय वस्तु पर अधिकार, बिल्कुल साथियों। बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ आप भी देखते जाइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपका बैठ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। तो देखिए पूरी बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है ना, वो एक बालक है। यानी कि आप पढ़ाओगे साथियों पूरी मनोवैज्ञानिक एक तरीके से बालक के सेंटर में है, एक तरीके से बात करें तो। कुल मिला के आंसर जिनका भी यहां पर 2 तो बिल्कुल सही था। अच्छी स्मृति की विशेषताएं साथियों क्या है बताइए? तो शीघ्र पुनः स्मरण कर लेना अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं, बिल्कुल है। शीघ्र पहचान कर लेना भी है और अच्छी धारणा रखना भी है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि संवेग शब्द का मतलब क्या होता है साथियों। बताइए संवेग की अगर बात करते हैं तो क्रोध और भय इसका मतलब होता है तो नहीं। स्नेह और प्रेम भी नहीं होता है। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों? संवेग कहते हैं। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए आप जब भी साथियों सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एलिमिनेट वाली कला आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि जो जो उत्तर नहीं हो सकते ना, उनको सबसे पहले आपको हटाना होगा और धीरे धीरे 3 उत्तर ऐसे होंगे जो आप निकाल दोगे कि ये तो उत्तर नहीं हो सकते, तो फिर सही उत्तर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सीटेट एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, इतनी चुनिंदा क्लासेस आपको दे दी जाएंगी कि कम से कम साथियों कुछ नहीं 120 प्रश्न आपके बहुत आराम से सही हो जाए 150 क्वेश्चंस में से। तो आप सभी लोग साथियों इस चैनल को टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप एक क्लास देखेंगे और उस क्लास में साथियों मैं पूरा मॉडल पेपर रखूंगा जो आपका संभावित मॉडल पेपर होगा। चलिए अभी इसकी बात कर लेते। देखिए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्या ये बच्चों के समयगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही गलत लग रहा है। कक्षा का नियंत्रित परिवेश या कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, तो ये भी गलत है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती। देखिए
बच्चा अगर गलती कर रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्या, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब कि बच्चा गलती करेगा तो उसको अनुत्तीर्ण कर दोगे और नहीं करेगा तो उसको उत्तीर्ण कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। मतलब बच्चा गलती करेगा तो अध्यापक डांटेगा, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। ये सबसे बढ़िया साथियों जवाब आपका है। चलिए उसके बाद देखिए, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा चुका है। तो पढ़ने की अक्षमता से नहीं, लिखने की अक्षमता से नहीं साथियों, आंकिक अक्षमता से इसको कहा जाता है साथियों डिसलेक्सिया। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, बताइए। तो बच्चों को सीखने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का, कभी भी प्रतिस्पर्धा जैसा शब्द आ जाए, प्रतियोगिता जैसा शब्द आ जाए तो उसको कट कर देना ऑप्शन को। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके नहीं, सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो मैं कहूंगा साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करके। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कि छात्राएं, अब सिर्फ इतना लिखा हुआ साथियों छात्राएं, अब उसके बाद आपको यहां पर बतलाना होगा। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। तो ऐसा तो इसमें कोई फैक्ट नहीं लग रहा है साथियों, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कब कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं साथियों, ये आपका सही होगा। या अगर बात करते हैं साथियों यहां पर भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों तो जो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, एक तरीके से पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए साथियों इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए क्या कर लिया, मैंने इसको आपके लिए थोड़ा सा साथियों छोटा कर लिया। अब हम उस क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं जो क्वेश्चंस क्या कर, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए साथियों इतना ठीक है भाई। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये किस बात की साथियों, एक तरीके से देखिए जातीय भेद का परिचायक है। तो जातीय भेद का क्यों परिचायक होगा, नहीं आंसर होगा। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। बिल्कुल साथियों यहां पर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट की जा रही है, क्योंकि यहां पर साथियों कहा जा रहा है एक तरीके से कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। साथियों ये क्या होगा, ये भेदभाव की एक रूढ़िबद्ध धारणा ही तो होगी। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है, बताइए। तो विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या केवल निर्योग्य छात्रों की अवधारणाओं को पूर्ण करने के लिए। केवल निर्योग्य छात्र आ गया तो ये गलत हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यालयों में निरक्षर करने पर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता, ये भी साथियों गलत है। कुल मिला के
आपका राइट आंसर जो जाएगा, इनके विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो किसने महत्व किया था साथियों, फ्रायड ने महत्व दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है, बताइए। चलिए साथियों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है साथियों। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है साथियों, धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, बताइए। यानी कि अगर कक्षा में आपको अनुशासन बनाए रखना है तो आप क्या अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये कोई साथियों एक तरीके से उपचार नहीं होगा अनुशासन बनाने का। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाओगे या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करोगे, भाई उनको क्यों सूचित करोगे, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं दोगे साथियों। अगर बात करते हैं देखिए शिक्षण को आप रोचक बनाओगे और व्यवहारिक आप बनाओगे तो क्या होगा, अनुशासन खुद ब खुद क्लास में बन जाएगा। उसके बाद देखिए शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते हैं, बताइए। तो कैसे होते हैं साथियों, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन साथियों अगर बात करें ना एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से आते हैं, तो मैंने साथियों वही चीजें आपके लिए यहां पर ली हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। और एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों मैं आपको डेली दूंगा टारगेट सिलेक्शन पर, जिसमें साथियों सीडीपी के कितने क्वेश्चन होंगे, अगर बात करें सीडीपी के साथियों कितने क्वेश्चन होंगे, एक तरीके से बात करें 30 क्वेश्चन होंगे। ईवीएस के कितने क्वेश्चन होंगे साथियों, एक तरीके से 30 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के भी साथियों 30 क्वेश्चन ही आप लोग देखोगे। और उसके अलावा साथियों मैथ की अगर बात करें, मैथ में भी 30 क्वेश्चन होंगे। और जो भी आपकी साथियों इंग्लिश है या संस्कृत है उसमें भी मैं थोड़ा ना कुछ आपके लिए करूंगा। तो कुल मिला के साथियों इन सब्जेक्ट में मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर आपको दे सकूं। तो वो क्लास साथियों आप लोग जरूर देखिएगा। खैर अभी तो इस क्लास को देखिए और अपनी सीडीपी को मजबूत कीजिए। देखिए लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, बताइए। तो किस विधि को साथियों वरीयता देंगे, क्या मानकीकृत परीक्षण, कभी भी ऑप्शन में अगर मानकीकृत परीक्षण आ जाए तो वो उत्तर नहीं हो सकता कभी भी। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के प्रश्न नहीं, वस्तु पर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न नहीं, बल्कि सहयोगी प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, तो अब आपको बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्या अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते साथियों देखिए या साथियों अगर बात करें शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ना, ये ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो अगर कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, अब उसके बाद आपको देखना है साथियों और बताना है कौन सा सही जवाब आपका यहां पर हो सकता है। अप्रभावित है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, गलत। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है तो नहीं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। ये किसका कथन है साथियों, तो ये किसका कथन है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिरिल बर्ड का कथन है। किसका कथन है, ये सिरिल बर्ड का कथन है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह
की समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो वह प्रतीकात्मक विचार की समझ को प्रदर्शित कर रही है तो नहीं, अहं केंद्रित चिंतन की समझ को प्रदर्शित कर रही नहीं, बल्कि कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, तो खाली जगह में कौन से दो शब्द साथियों आएंगे बताइए। तो अगर बात करें पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है बताइए। चलिए, तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही साथियों एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, क्योंकि भाषण देना यहां पर आ गया और प्रश्न पूछने को बढ़ावा बिना स्पष्टीकरण देना और मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये सारे गलत हैं साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास है, तो मानव विकास कैसा है साथियों, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में कौन सा सही है साथियों बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल सही। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, बिल्कुल सही। तो कुल मिला के पहला, दूसरा, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए विद्यालय का कार्य कैसा होता है बताइए। तो विद्यालय का कार्य क्या, संस्कृति का संरक्षण करता है, बिल्कुल। संस्कृति का परिष्करण करता है, बिल्कुल। संस्कृति के नए प्रारूपों का निर्माण करता है, बिल्कुल। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए बताइए। तो पढ़ाने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को। तो मैं कहूंगा साथियों प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए साथियों, धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है साथियों बताइए। चलिए साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो मैं कहूंगा साथियों वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। उसके बाद देखिए साथियों समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। देखिए इसमें से आप उनको कट करिए जो उत्तर नहीं हो सकते, तो ये नहीं उत्तर हो सकता। तत्वों की शिक्षा से संबंधित है, ये नहीं समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं साथियों, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। अब यहां पर मतलब यह है कि कक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड से आए बच्चों के लिए ही साथियों समावेशी शिक्षा होती है। तो कक्षा में विविधता से संबंधित है एक तरीके से ये समावेशी शिक्षा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों बताइए। तो इसमें से साथियों निबंधात्मक प्रश्न थोड़ी ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी नहीं होगा और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी नहीं होगा, बल्कि सत्य और असत्य वाला प्रश्न हम लोग कह सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद देखिए विकास का मतलब क्या है साथियों बताइए, विकास का अर्थ क्या है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या विकास है, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास है, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बिल्कुल साथियों विकास यही है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है ना। तो विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर साथियों, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ठीक है ना।
या आदर्श रूप से साथियों बर्ताव करके, या उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो कैसे कर सकता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आदर्श अगर रूप साथियों वो करता है, आदर्श व्यवहार अगर करता है साथियों, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित किया जा सकता है। राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो मैं कहूंगा साथियों विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक तरीके से एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमन ने ही रखी थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है बताइए। तो ये साथियों स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, यानी कि संघनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। उसके बाद देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। तो किसका प्रयोग आप नहीं कर सकते साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है बताइए। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करके, या उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति करके, या उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करके। देखिए अगर बात करें अत्यधिक प्रशंसा यहां पर अगर बात आई है, तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करके आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहां पर शब्द आ गया है। एक अगर प्रतिस्पर्धा आ जाता तो यह गलत हो जाता, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्थापित करके आप कर सकते हैं। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करा के भी आप कर सकते हैं, और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करके भी आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है बताइए। यानी कि अपने माँ बाप के साय से बाहर निकल आता है बच्चा, और अपना जो उसका फ्रेंड लोग होते हैं ना, अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है। किस अवस्था में पसंद करने लगता है, तो जब उसकी अवस्था पूर्व किशोर अवस्था की होती है ना, तो इसमें ऐसा वो पसंद करने लगता है। उसके बाद देखिए सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। तो साथियों ये तत्परता से संबंधित है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद देखिए मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किशोर अवस्था से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है साथियों बताइए। चलिए तो अधिगम के क्षेत्र की अगर बात करें, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, भावनात्मक क्षेत्र है, क्रियात्मक क्षेत्र है, लेकिन आध्यात्मिकता का साथियों क्षेत्र नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या हो सकती है बताइए। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, तो ये चुनौती थोड़ी ना है साथियों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो अगर बात करें एक महत्वपूर्ण चुनौती जो रहती है वो अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना होता है साथियों। ये एक तरीके से थोड़ी सी मुश्किल चुनौती है, लेकिन अच्छी चुनौती भी है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है बताइए। यानी कि समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना ही साथियों एक तरीके से समावेशी शिक्षा कहलाई जाती है। यानी कि एक ऐसी कक्षा है, एक ऐसी क्लास है जिसमें विद्यालय में सभी प्रकार के बालक हो, यानी कि वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अमीर हो, गरीब हो, उसकी जो सी भी साथियों लैंग्वेज मातृभाषा उसकी हो, सभी को एक तरीके से साथियों समान रूप से देखना क्या कहलाया जाता है साथियों, सब कुछ। यानी कि अगर कोई मान लीजिए विकलांग है, वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, कोई अमीर है वो भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से साथियों क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन,
या अपने सामाजिक मानदंड बनाना या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यानी कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। उसके बाद देखिए निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है बताइए। तो शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना नहीं, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता नहीं, पढ़ाने की उत्सुकता नहीं साथियों, धैर्य और लगन की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है साथियों वो क्या है, वो धैर्य और लगन ही है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये रहा, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी रहेगी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो मैं कहूंगा साथियों मेरा परिवार की अगर बात करते हैं नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु जो सही रहेगी वो मेरा परिवार सही रहेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम साथियों किस वर्ष लागू हुआ? तो 1993 में लागू हुआ साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका साथियों यहाँ पर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा का उद्देश्य साथियों क्या होना चाहिए बताइए। तो अच्छा नागरिक बनाना, बिल्कुल ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। और व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए फ्रॉबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया बताइए। तो जो ब्लॉक का खेल या गेंद का खेल या आकृति का खेल, तो मैं कहूंगा साथियों जो गेंद का खेल था ना, फ्रॉबेल ने इस खेल पर साथियों सबसे ज्यादा जोर दिया, गेंद के खेल पर। उसके बाद देखिए प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने साथियों प्रस्तावित किया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विल्हेल्म वुंट ने साथियों प्रस्तावित किया। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है साथियों? देखिए और बताइए सही जवाब। तो आत्म केंद्रियता के द्वारा तो प्रदर्शित होता है, सजीवत अगर बात करते हैं सजीवतावाद के द्वारा भी होता है और यथार्थवाद के द्वारा भी होता है, लेकिन व्यक्तित्ववाद के द्वारा साथियों नहीं होता है, व्यक्तित्ववाद के द्वारा नहीं होता। उसके बाद देखिए प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा बताइए। तो कौन सा नहीं करेगा साथियों? सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। राइट आंसर आपका 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो कौन सा साथियों नहीं है? देखिए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना ये तो है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना तो ये साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं, ये संबंधित है। तो ये साथियों संवेगात्मक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से संबंधित है। राइट आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो ये साथियों डिस्ग्राफिया का लक्षण है। किसका लक्षण है साथियों? ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी होता है एक तरीके से। अब उसके बाद देखिए अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है बताइए। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अब अगर बात करें उसके बाद जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था साथियों बताइए। तो ये विचार की अगर बात करते हैं साथियों ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और शानदार क्वेश्चन भी है। उसके बाद देखिए कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है? देखिए और बताइए सही जवाब। तो याद करना, गतिक प्रक्रमण या विचार करना, सहानुभूति देना, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित है वो सहानुभूति देना ही है, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है,
और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये अभिप्रेरण है साथियों। एक तरीके से ये क्या है? तो ये एक अभिप्रेरण है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब के इनमें से कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण। तो मैं कहूंगा साथियों आवश्यकता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? तो बेहतर होता है भाई। कैसा वक्र होता है? बेहतर होता है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें ना साथियों हम लोग विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है बताइए? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता ही नहीं हो सकता। साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर 2 है तो बिल्कुल सही है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है बताइए? चलिए तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर बात करें वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण या वातावरण वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य प्रक्रिया के द्वारा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा तो साथियों यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है साथियों? पहलू है ज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू है। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे साथियों? ज्ञानात्मक पहलू बताओगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए व्यवहारवाद फ्रीमन ने कहा, न्यूमैन ने कहा, वाटसन ने कहा या हॉल जिंगर ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जज जो चाहूं बना सकता हूं। तो ये कथन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों। ये किसने बात कही थी? तो ये वाटसन ने कही थी कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ चाहूं साथियों बना सकता हूं। उसके बाद देखिए ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है साथियों बताइए? तो उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोग ध्यान रखेंगे फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका 4 के साथ। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि साथियों कितनी होगी? 125 होगी। कितनी होगी साथियों? 125 होगी। उसके बाद देखिए निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, तो मैं कहूंगा नहीं। उसके अलावा शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तो मैं कहूंगा नहीं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो बिल्कुल सही साथियों। इस प्रकार आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है तो किससे बताइए? चलिए साथियों तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग जानते हैं पढ़ने से संबंधित है, इनके पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको डिसलेक्सिया ही कहा जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो मैं कहूंगा साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है? तो कौन कौन से रचनात्मक आकलन है? खुले अंत वाले प्रश्न बिल्कुल रचनात्मक आकलन है, परियोजना भी है, अवलोकन भी है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये नहीं है। अब ये नहीं है साथियों तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या साथियों महत्वपूर्ण है आपसे पूछा जा रहा है? पुस्तकों से उत्तर को लिखने पर बल देना नहीं महत्वपूर्ण है।
समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना नहीं महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना नहीं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना यह महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में साथियों होता है बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सी या ऑप्शन नंबर डी। तो मैं कहूंगा साथियों पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है, यानी कि क्रम जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है बताइए। तो केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, तो बिल्कुल सही साथियों, यानी कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। उसके बाद देखिए कक्षा 1 और 2 के बच्चे, क्या कक्षा 1 और 2 के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं? नहीं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, बिल्कुल साथियों, यानी कि जो क्लास 1 एंड क्लास 2 के स्टूडेंट्स होते हैं वो मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो किसने साथियों किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे हिप्पोक्रेट्स ने किया, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। उसके बाद देखिए सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। तो स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पीयरमैन ने किया था। अब उसके बाद देखिए कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है बताइए। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं समूह शिक्षण की, तो समूह शिक्षण की अगर बात करें, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने के लिए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है ये एक समूह शिक्षण, तो ये तो लग रहा है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, नहीं। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, तो नहीं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटने का शिक्षण, नहीं साथियों। आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, बिल्कुल साथियों सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर 1 है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, उसके बाद देखिए किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों, क्या लिखा हुआ साथियों, नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, तो मैं कह सकता हूं साथियों किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चलिए कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है बताइए। तो किससे संबंधित है साथियों, नैतिक विकास से संबंधित है। राइट आंसर आपका 3 हो जाता है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए परामर्श दिया जा सकता है। परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेलकूद के लिए अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। जो भली बातें शिक्षा नहीं ले पाएंगे उनके जीवन संबंधी कठिनाई को वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर कहें। यानी कि कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। एक शिक्षक की अगर बात करते हैं साथियों तो एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, नहीं। विद्यार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में नहीं, बिल्कुल। जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो इसमें से सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक है वो परिवार है। क्या है साथियों? परिवार है। उसके बाद देखिए बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? क्योंकि का उत्तर आपको बताना है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरों बच्चों पर हावी होने की अनुमति होनी चाहिए? नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। चलिए, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन की अगर बात करते हैं तो ये कथन किसका है साथियों? हरलॉक का ये कथन है। किसका कथन है? हरलॉक का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। तो गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य नहीं। नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना बिल्कुल सही साथियों। यानी कि कुल मिला के आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो हमें यह देखना होगा कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है। तो ये एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता, बिल्कुल। इसमें नंबर के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, सही। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है साथियों। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की अक्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो कैसी भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता की तो नहीं, व्याख्याता कैसे हो सकती है? सुगमकर्ता की साथियों भूमिका है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 100 क्वेश्चंस देखेंगे। सीडीपी के क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोग देख रहे हो। मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चन से आपकी सीडीपी बहुत मजबूत हो जाएगी। और मैंने सोचा साथियों एग्जाम तक आपको एक ऐसा मॉडल पेपर जिसमें सीडीपी, हिंदी, जिसमें मैथ, जिसमें बाल विकास तो बता दी है, ठीक है ना, ईवीएस है, ये सब कुछ साथियों हम लोग देखेंगे। यानी कि एक डेली अगर मॉडल पेपर आप ऐसा देख लेते हैं तो कुछ चंद दिनों में साथियों आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि 150 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन लगभग आप बहुत आराम से कर डालो। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है सामाजिक नियमों का कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाया जाता है। तो इस बालक को साथियों क्या कहलाया जाता है? पिछड़ा बालक। देखिए कानूनों के विरुद्ध व्यवहार अगर कर रहा है तो उसको बाल अपराधी ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बाल अपराधी कहा जाएगा। राइट आंसर आपका डी के साथ। एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? यानी कि कुल मिला के अगर बात करें प्रतिगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, या प्रजातांत्रिक भूमिका, या प्रभावशाली भूमिका में। तो मैं कहूंगा कि एक शिक्षक की जब हम बात करते हैं इसको कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। यहां पर अगर बात करें साथियों लिखा हुआ है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। ये इंगित करता है, तो ये क्या चीज इंगित करता है? कि वह बच्चा शुभ चिंतक है तो नहीं, उसमें ज्ञान की कमी ऐसा नहीं कह सकते, वह कुंठित ऐसा भी नहीं कह सकते, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो इनमें से कौन कौन से कथन साथियों सही है? अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, बिल्कुल। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। क्या ये ऐसा है साथियों? एनसीएफ 2005 ये है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है साथियों। ये भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं की अगर बात करें, कुल मिला के साथियों कौन सा कथन यहां पर अगर बात करें साथियों सही है? देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कुछ एक तरीके से यहां पर त्रुटि हो गई है,
ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन को साथियों दोबारा हम अच्छे तरीके से पढ़े, कुछ मुझसे गलती यहां पर लग रही, देखिए इसको अगर हम इरेज कर दें और इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से साथियों देखें और दोबारा इसको अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ पर एक बार पेन ले लेता हूँ, देखिए एक सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साथियों एनसीएफ 2005 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से साथियों कौन सा कथन सही, देखिए ये भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। या यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को द्वारा और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तो मैंने इसको कट कर दिया था, सॉरी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो विनय साइमन ने साथियों सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग विनय साइमन ने किया था। तो ये क्वेश्चन साथियों 100 क्वेश्चन थे पूरे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण। मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप बहुत सारा प्यार देंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।